हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कानपुर को पीएम मोदी ने दी सौगात, मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो में सीएम योगी और पीएम मोदी ने किया सफर। कानपुर में आईआईटी का दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी ने समारोह में की शिरकत। समारोह में सीएम योगी भी रहे मौजूद। कांग्रेस का स्थापना दिवस आज, दिल्ली दफ्तर झंडा फहराने पहुंची सोनिया गांधी। झंडे की डोरी खींचते ही सोनिया गांधी के ऊपर आ गिरा झंडा। रुक करते अब खबरों का। यूपी के लखनऊ के बाद कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया। साथ ही बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद मेट्रो में बैठकर वहां पर सफर भी किया। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कानपुर मेट्रो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। कानपुर मेट्रो के पहले सेक्शन में 9 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चलेगी। पहले चरण में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही बीना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो चुका है। दोनों परियोजनाओं के लिए पूरे यूपी को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर हुआ करती थी। 2014 से 17 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर 18 किलोमीटर हो गई। आज कानपुर मेट्रो को जोड़े तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहाँ 9 किलोमीटर और कहाँ 90 किलोमीटर। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर औद्योगिक शहर माना जाता था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को नष्ट कर दिया था। यहाँ अराजकता का तांडव शुरू हुआ था। साथियों, यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने दीक्षांत समारोह में अपना संबोधन भी दिया। पीएम ने कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी होगी। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से काम करना होगा। कानपुर आईआईटी ने आपको वे ताकत दी है कि अब आपको अपने सपने पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। पीएम ने आगे कहा कि 21वीं सदी पूरी तरह से प्रौद्योगिकी संचालित है। इस दशक में भी तकनीक अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना तकनीक के अब जीवन एक तरह से अधूरा होगा। आजादी के इस 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न्स है, 50,000 से अधिक स्टार्टअप है। इनमें से 10,000 स्टार्टअप तो केवल पिछले 6 महीनों में आए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। कितने स्टार्टअप्स तो हमारी आईआईटीज के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कंट्री बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आईआईटी कानपुर के इस दीक्षांत समारोह में प्रदेश के इस औद्योगिक नगर कानपुर में मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और आईआईटी कानपुर को
54वें दीक्षांत समारोह के लिए हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र की आधारशिला रखने के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। उनका यह पहला दौरा 3 नए कृषि कानून वापस लेने के बाद होगा। दरअसल कृषि अध्यादेश जारी होने और पिछले साल 5 जून को किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इसके बाद से पीएम ने राज्य का दौरा नहीं किया है। किसानों ने दिल्ली से सटी सीमाओं से धरना हटा दिया और 11 दिसंबर को अपने घर वापस चले गए हैं। बता दें कि पीजीआई सैटेलाइट केंद्र 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा यूपीए सरकार ने 2013 में की थी। हालांकि 2014 में एनडीए सत्ता में आई और ये प्रोजेक्ट उसके बाद एक नॉन स्टार्टर बन गया। फिरोजपुर शहर के विधायक परविंदर सिंह पिंकी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपने क्षेत्र के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने का दावा किया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन इस वक्त देश की चिंता का सबसे बड़ा विषय बन चुका है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। यानी दिल्ली में अब येलो अलर्ट, ग्रैप येलो अलर्ट जारी हो गया है, जिसके अंदर कई पाबंदियां लागू होगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 से 3 दिनों से कोविड के पॉजिटिव मामलों में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए येलो अलर्ट लागू करने का फैसला लिया गया है। कुछ चीजों पर पाबंदियां लगाई जा रही है। इसके विस्तृत आदेश बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। आगे केजरीवाल ने कहा कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में ना तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है, न ऑक्सीजन, ना ही आईसीयू और ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। ओमिक्रॉन संक्रमित लोग घर में ठीक हो रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी दल यूपी की जनता से लुभावने वादे कर रहे हैं। चाहे राज्य के सीएम हो या पूर्व सीएम, सभी राज्य की जनता के लिए कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं और जनता से हर दिन नए नए वादे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चुनावों को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्नाव में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने वादा किया है कि अगर राज्य में सपा की सरकार बनेगी तो साइकिल एक्सीडेंट होने या सांड से लड़ जाने की वजह से मौत होने पर पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सपा का चुनाव चेन साइकिल ही है। वहीं कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के बाद अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर साल 2022 में यूपी में उनकी सरकार बनी तो कानपुर में गंगा को पार करते हुए वो उन्नाव तक मेट्रो सेवा को पहुंचा देंगे। ये बड़े बड़े यहाँ से राजनेता निकले हैं, राजनीतिक गलियारों में होकर के यहाँ की दिशा बदलने का काम यहाँ के तमाम महापुरुषों ने किया है। हमें उम्मीद है कि इस विजय रथ के बाद, समाजवादी विजय रथ के बाद भी बदलाव होगा और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार उन्नाव में पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी की। यूपी में विधानसभा चुनाव के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हापुड़ में जन विश्वास यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने साफ साफ पूर्व सीएम अखिलेश का नाम लेकर सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे अखिलेश भाई कभी कभी यात्रा पर निकलते हैं तो कभी कभी क्वारंटीन हो जाते हैं। ये जो इनकी यात्रा होती है वो यात्रा होती है झांसा यात्रा। उन्होंने कहा कि आज रुपए किसी और के पकड़े जा रहे हैं और तबीयत किसी और की खराब हो रही है। उनका था गुंडा राज, माफिया राज और हमारा है समता राज।
नड्डा यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में 700 दंगे हुआ करते थे। यही इनका खानदान है, इनके पास खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। सीएम रहते हुए अखिलेश यादव ने 15 आतंकवादियों के मामले वापस करवाए, कोर्ट भी इसके खिलाफ था। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार यूपी में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरदोई जिले पहुंचे, जहां पर अमित शाह ने राजकीय इंटर कॉलेज मैदान से रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने युवाओं को जिगर के टुकड़े संबोधित करते हुए कहा कि हरदोई भगवान नरसिंह और मदारी पासी गंगा और गोमती की भूमि है। शाह ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में क्या होगा, इसका जवाब हरदोई की ये रैली देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। ये भीड़ इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फिर से 300 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है। ये विजय सपा बसपा का सोपड़ा साफ करने वाली विजय होगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरदोई वालों की आवाज को क्या हो गया है? मदारी पासी की भूमि के हरदोई की आवाज ऐसी होगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अरे अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रियंका गांधी का आज होने वाला फिरोजाबाद का दौरा रद्द हो चुका है। अब प्रियंका गांधी 29 दिसंबर को फिरोजाबाद का दौरा करेगी। इस दौरान प्रियंका महिलाओं के साथ संवाद करेगी। साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचल के कॉलेजों से छात्रों को ले जाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसके लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी खुद जिलों में जाकर महिलाओं से मुलाकात करेगी। इसके साथ ही सुहाग नगरी में 29 दिसंबर को महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल भी होगी। आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अजीब वाकया हो गया। सोनिया दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर पार्टी का झंडा फहराने पहुंची थी, लेकिन डोरी खींचते ही झंडा उनके ऊपर आ गिरा। झंडे की डोर खींची तो वहां एक कार्यकर्ता भी मौजूद था। उसने झंडारोहण में सोनिया की मदद करने की कोशिश की, लेकिन झंडा उनके ऊपर ही गिर पड़ा। इस घटना से वहां मौजूद सभी कांग्रेसी चौंक गए। इसके बाद एक महिला कार्यकर्ता दौड़ते हुए आई और उसने भी फ्लैग होस्टिंग में मदद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि देश का भविष्य आप पर निर्भर करता है। देश के वर्तमान हालात का चिंतन मनन करे, मजबूती के साथ आम जनता का साथ दे और देश में जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता का हो, उनका मुकाबला करने के लिए एकजुट रहे। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में चयन समिति उप प्रधान ललित सिंह सांखला, नगर अध्यक्ष अमित जोशी समेत कई नेताओं ने झंडारोहण कर गरीब जनों को कंबल बांटे और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अलवर दौरे पर पहुंचे, जहां बानसूर दौरे के दौरान पायलट का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उस दौरान सचिन पायलट का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। पायलट भारी समर्थकों की संख्या को अपनी कार से उतरकर बोनट पर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन किया। वह सचिन पायलट ने बानसूर के हरसोरा चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को नमन किया और वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर और समर्थन देकर उनको सम्मानित भी किया। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का विस्तार अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर दिनेश मोंगिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया।
दिनेश मोंगिया पंजाब के रहने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दिनेश का बीजेपी में एंट्री पार्टी के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। मोंगिया करीब 6 साल टीम इंडिया का हिस्सा रहे। अप्रैल 1977 में चंडीगढ़ में जन्मे दिनेश मोंगिया ने भारत की ओर से 57 एक दिवसीय मैच और 1 T20 मैच खेला है। उन्हें एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विचारधारा है और बीजेपी की विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेके मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं पहले देश को रिप्रेजेंट किया, उनकी सेवा की। अब मैं भारत की और पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ राजनीति में आके। सो इसलिए आज ये दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पूरे देश में 24 पुल और 3 सड़कों का लोकार्पण किया है। इनमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 5 पुल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुल 9 पुल भी शामिल है। बीआरओ ने उन पुलों का निर्माण किया है। इसके लोकार्पण हो जाने से सुरक्षा बलों को गतिविधियां बेहतर होने के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में भी सुधार होगा। इससे उन्हें आने जाने में या भविष्य में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, झड़प, अवैध व्यापार और तस्करी आदि की समस्याएं बनी रहती है। इन सबको देखते हुए सरकार की तरफ से कुछ समय पहले CIBMS यानी व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत की गई है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए रोड्स और ब्रिज के 27 प्रोजेक्ट्स का एक साथ लोकार्पण हुआ है। मुझे बतलाया गया है कि सब मिलाजुलाकर लगभग 2245 करोड़ रुपए की लागत से इन सब सारी परियोजनाओं के निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। आज के युग में दूरी किलोमीटर्स में नहीं, आवर्स में नापी जाती है। बीआरओ के रोड्स, टनल्स और ब्रिजेज ने आज स्थानों के बीच की दूरी और समय बहुत कम कर दिया है। यानी सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े लोग दिल के पास तो हैं ही, दिल्ली के पास भी हैं। साथियों, सीमाई इलाकों के विकास की कुछ खास जरूरतें हैं जिन पर हमने ध्यान दिया और उन पर जमीनी स्तर पर काम भी किया गया है। हमने देखा कि इन इलाकों में कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे रेजिडेंट्स डॉक्टर्स पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के विरोध में जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। आपको बता दें कि जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर जाट के नेतृत्व में डॉक्टर्स ने SMS मेडिकल कॉलेज से SMS हॉस्पिटल तक पैदल मार्च निकाला और हॉस्पिटल में जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। SSP दफ्तर के गेट पर बन्ना देवी थाना क्षेत्र की महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। घरेलू विवाद के मामले में महिला ने अपने पति को दौड़ा कर पीटा, मारपीट करने के आरोप लगाए। इससे खलबली मच गई। अन्य लोगों ने बीच बचाव करके किसी तरह मामले को शांत कराया। दरअसल बन्ना देवी क्षेत्र के नगला कलार की रहने वाली महिला की शादी साल 2018 में बुलंदशहर के सलेमपुर निवासी युवक से हुई थी। महिला का कहना है कि शादी के बाद पति का उसकी रिश्तेदारी में ही एक महिला से संपर्क हो गया और इसके चलते पति उससे मारपीट करने लग गया। ये सब सहती रही। आरोप है कि गर्भवती होने के बावजूद उसे पीटा गया। इसके बाद पुलिस की मदद ली गई। बन्ना देवी थाने में शिकायत दी, जिसके बाद दोनों का विवाद चल रहा है। मेरी शादी हुई थी, इसने मुझे ना बेड पर लात मार के भगाता था। तब भी मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मेरा आदमी सुधर जाएगा। इन लोगों ने मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। इसके माँ बाप को बताया था मैंने। फोन आता है रात को 2-3 बजे उठ के भाग जाता है। यूपी के बलिया जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने अब सपा का दामन थाम लिया है। सपा में शामिल होने के बाद बलिया प्रथम आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर तंज कसा और कहा कि हमारे जो रसड़ा के विधायक हैं उनको इन्होंने काली सूची में डाल दिया है। मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ को पकड़ा है और उनका जो प्यार और स्नेह मुझे मिला वो मेरी ज़िंदगी का अद्भुत है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि यहाँ की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि असत्य बोलने के अलावा सरकार के पास कुछ है नहीं। ये वातावरण बनाना कि ठोक दो, देख लूँगा, मार दो, ठिकाने लगा दो, यह लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। मिल गई। और तो और आपने देखा हमारे जो रसड़ा के विधायक हैं
इनको उन्होंने काली सूची में डाला और काली सूची में डालने के बाद कुछ डील जब हो गई तो उनको 3000 करोड़ का काम दिए और अभी उन्होंने 10 दिन पहले 2800 करोड़ का काम बनारस में घाटों का दिया। टोहाना स्थानीय विधायक देवेंद्र सिंह बबली के मंत्री बनने की संभावना जैसे ही तेज हुई तो उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं कार्यकर्ताओं भी गदगद नजर आए। मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा के बाद देवेंद्र सिंह बबली के मंत्री बनने की संभावना लगाई जा रही थी। उनके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज बड़ी खुशी का वक्त है। आज मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्री बनाए जाने की घोषणा की गई है। उनके मंत्री बनने पर क्षेत्र का विकास होगा। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश देखने को मिली। वहीं अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए भीषण बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर को कुछ उत्तरी राज्यों में बारिश समेत बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत राजस्थान में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्से यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तेज बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे बारिश देखने को मिली। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मौसम सुहाना हो चुका है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में ठंड ने भी अपनी जबरदस्त दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेश में अच्छी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में आज लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा। वहीं बुधवार से मौसम में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।